रायगढ़ की हवा उस दिन भारी थी। शिवाजी महाराज के देहांत की खबर पूरे किले में फैल चुकी थी। हर तरफ मातम था। महिलाएं रो रही थीं, बुजुर्ग आंखें मूंद कर मौन प्रार्थना कर रहे थे और सैनिक दीवारों के सहारे चुप खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुद काला पड़ गया हो। लेकिन उस सन्नाटे में एक और भावना थी, गरफ की, शक्ति की और संकल्प की। क्योंकि हर मराठा जानता था कि शिवाजी महाराज भले ही शरीर से इस धरती पर ना हो, लेकिन उनका विचार अमर है। उनकी गद्दी पर बैठे उनके पुत्र संभाजी महाराज, तेजस्वी चेहरा, चौड़े कंधे और आंखों में वही ज्वाला। बालपन से ही उन्होंने तलवार का मुंह देखा था। उन्हें मालूम था कि अब औरंगजेब सामने आएगा पूरी ताकत से। लेकिन संभाजी महाराज के चेहरे पर कभी भय नहीं दिखा। मेरा खून अगर मिट्टी में भी गिरा तो ये मिट्टी दुश्मन को जला देगी, उन्होंने एक सभा में कहा था। औरंगजेब ने सोचा था कि शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य बिखर जाएगा, लेकिन संभाजी महाराज ने उसे गलत साबित कर दिया। छापामार युद्ध में वो उस्ताद थे। कुंकण के जंगलों से निकलकर मराठा घुड़सवार अचानक मुगल छावनी पर टूट पड़ते। घोड़ों की टांपें, तलवारों की चमक और सैनिकों की गूंज हर हर महादेव दुश्मनों की नींद तोड़ देती, और फिर जैसे अचानक आए थे वैसे ही हवा की तरह गायब हो जाते। मोहम्मद शाह बेगड़ा के दरबार में अफवाहें फैलने लगी, संभाजी तो मौत का दूसरा नाम है, रात को पता नहीं कहां से आ जाते हैं। औरंगजेब की लाखों की सेना इन छोटे छोटे दस्तों के सामने बेबस थी। संभाजी महाराज ने केवल युद्ध नहीं लड़े, वे राजनीति में भी माहिर थे। पुर्तगालियों को उन्होंने कठोर संदेश दिया, गोवा की ओर मराठा ध्वज लहराया। अंग्रेजों से भी उन्होंने कहा कि मराठों की धरती पर व्यापार करने के लिए पहले उनकी शर्तें माननी होंगी। संभाजी केवल तलवार के महारथी नहीं थे, वे भविष्य की राजनीति समझते थे। लेकिन हर साम्राज्य के इतिहास में विश्वासघात का अध्याय आता है। संभाजी महाराज के अपने ही गद्दारों ने उन्हें मुगलों के हाथों पकड़वा दिया। औरंगजेब ने उन्हें अमानवीय यातनाएं दी। कहा जाता है कि 40 दिनों तक उनके शरीर पर घाव दिए गए, पर उनकी आत्मा अडिग रही। आखिरी सांस तक उन्होंने ये नहीं कहा कि वे मुगलों के आगे झुकेंगे। उनके शहादत ने पूरे महाराष्ट्र में आग लगा दी। हर घर से आवाज आई, संभाजी राजा अमर रहें। इसके बाद राजा राम महाराज ने गद्दी संभाली। दुश्मन ने रायगढ़ को घेर लिया, लेकिन राजा राम ने बुद्धिमानी दिखाई। वे जिंजी के किले में पहुंचे, तमिलनाडु का दूरस्थ और मजबूत किला। वहां से उन्होंने नई राजधानी बनाई। ये एक अद्भुत रणनीति थी। जिंजी से मराठा सेना ने फिर से हमले शुरू कर दिए। इसी समय उभर कर आई महारानी ताराबाई, एक ऐसी स्त्री जिनकी वीरता ने औरंगजेब को भी हिला दिया। जब राजा राम का निधन हुआ तब साम्राज्य टूटने के कगार पर था, लेकिन ताराबाई ने आगे बढ़कर सेना की बागडोर संभाली। उन्होंने सैनिकों से कहा, अगर मेरे पति ना रहे तो क्या हुआ, अब यह साम्राज्य मेरा पुत्र और तुम सब मिलकर बचाओगे। ताराबाई के नेतृत्व में मराठा सेना ने मुगलों की नाक में दम कर दिया। औरंगजेब, जिसकी उम्र अब ढल रही थी, अपनी अंतिम शक्ति मराठों को हराने में झोंक रहा था। लेकिन मराठा सैनिक, जो कभी किसान थे, कभी चरवाहे थे, वे राठों को भी कंधे पर तलवार लटकाकर दुश्मन की छावनी पर धावा बोल देते। 27 साल तक औरंगजेब दक्कन में फंसा रहा। उसने अपने जीवन का सबसे लंबा समय मराठों से लड़ने में खर्च किया, लेकिन ना तो वो शिवाजी को मिटा पाया, न संभाजी को, ना ही ताराबाई के साहस को। अंततः 1707 में दक्कन की धरती पर ही उसकी मौत हो गई। उसकी कब्र पे एक फकीर ने कहा, यह वही जमीन है जिसने औरंगजेब जैसे बादशाह को निगल लिया। औरंगजेब के मरने के बाद मराठा साम्राज्य और ऊंचाइयों पर पहुंचा। पेशवाओं का दौर आया। पेशवा बाजीराव प्रथम का नाम सुनते ही इतिहास गूंज उठता है। बाजीराव घोड़े की पीठ पर ही सोते थे, खाते थे और योजनाएं बनाते थे। उन्होंने एक बार कहा था, मराठा की ताकत है उसकी घुड़सवार सेना। हम हवा की तरह आएंगे और दुश्मन को कुचल कर चले जाएंगे। उन्होंने यह साबित किया। नर्मदा पार की, दिल्ली तक घोड़े दौड़ाए। बंगाल, पंजाब, कर्नाटक, हर जगह मराठों का झंडा लहराने लगा। दिल्ली का बादशाह भी अब मराठों की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन इतिहास में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं। 1761 में पानीपत का मैदान गवाह बना। अहमद शाह अब्दाली की सेना और मराठों की टक्कर। मराठों ने वीरता की मिसाल पेश की। रणभूमि में तलवारों की गूंज, तोपों का धुआं और सैनिकों के स्वर हर हर महादेव आज भी इतिहास में गूंजते हैं। हालांकि इस युद्ध में कई गलतियां हुई। मराठा मित्र समय पर साथ नहीं आए, भोजन और रसद की कमी थी, लाखों सैनिकों ने बलिदान दिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों के लिए भारी पड़ी, लेकिन यह हार भी उन्हें तोड़ ना सकी। वे फिर उठे। पेशवाओं ने दोबारा अपनी शक्ति बढ़ाई। दिल्ली, गंगा, यमुना के मैदानों से लेकर दक्कन की घाटियों तक मराठा साम्राज्य चमकता रहा।
भाइयों और बहनों, ये गाथा केवल तलवार और खून की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस आत्मा की, उस जज्बे की जो कहता है हम झुकेंगे नहीं। शिवाजी महाराज ने जो बीज बोया था, संभाजी ने उसे सींचा, राजा राम ने उसे संभाला, ताराबाई ने उसे जगमगाया और बाजीराव ने उसे पूरे भारत में फैला दिया। आज जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें केवल युद्ध नहीं दिखते, हमें वो किसान दिखते हैं जिन्होंने खेत छोड़कर तलवार उठाई। हमें वो स्त्रियां दिखती हैं जिन्होंने पतियों और पुत्रों को रणभूमि के लिए विदा किया और गर्व से कहा, जा बेटा, अपना खून मिट्टी को दे दे, ये मिट्टी कभी गुलाम न हो। मराठा साम्राज्य की ये मशाल आगे चलकर अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की चिंगारी बनी। अगर शिवाजी ना होते, अगर संभाजी का बलिदान न होता, अगर ताराबाई का साहस न होता, तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। ये कहानी याद दिलाती है कि वीरता कभी मिटती नहीं, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता और आजादी की लौ चाहे कितनी ही आंधियां आएं, कभी बुझती नहीं। पानीपत का मैदान खामोश हो चुका था। धूल, खून और टूटी तलवारों के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। लाखों सैनिकों की लाशें इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी का गवाह बनी थीं। मराठों ने पूरी वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन यह युद्ध उनके लिए भारी पड़ा। साम्राज्य कमजोर हो गया, पर उसकी आत्मा टूटी नहीं। हर गांव, हर किला, हर सैनिक के दिल में अब भी वही ज्वाला थी, शिवाजी महाराज का स्वराज्य अमर है। इसी बिखरे हुए समय में उभरे माधवराव प्रथम। पेशवा माधवराव को लोग आज भी आदर से याद करते हैं। युवा उम्र, लेकिन सोच बेहद गहरी। जब वे गद्दी पर आए, साम्राज्य थका हुआ था, सैनिकों के हौसले टूटे थे, लेकिन माधवराव ने हार मानना नहीं सीखा था। उन्होंने एक एक किले को वापस जीता। दक्खन के मैदानों से लेकर कर्नाटक तक मराठा झंडा दोबारा लहराने लगा। वे सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे, बल्कि जनता से भी गहरा जुड़ाव रखते थे। जब वे जनता के बीच जाते तो किसान और सैनिक उन्हें अपने बेटे, अपने भाई की तरह मानते। लोग कहते, माधवराव आए हैं, अब हमें कोई डर नहीं। उनकी नीतियों ने मराठा साम्राज्य को फिर से जिंदा कर दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि अगर माधवराव लंबे समय तक जीवित रहते तो भारत की तकदीर ही बदल जाती। अंग्रेज शायद कभी भारत में अपनी जड़ें गहरी नहीं जमा पाते, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। माधवराव की असमय मृत्यु ने मराठों के सामने फिर एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया। अब साम्राज्य की बागडोर पहुंची नाना फड़नवीस के हाथों में। नाना फड़नवीस को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। वे तलवार से नहीं, अपनी बुद्धि और कूटनीति से साम्राज्य को संभालते थे। दिल्ली के मुगल अब कमजोर हो चुके थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान दक्षिण में मजबूत हो रहे थे। निजाम अपनी ताकत बढ़ा रहा था और अंग्रेज धीरे धीरे अपनी पकड़ जमाने लगे थे। ऐसे कठिन समय में नाना फड़नवीस ने सबके बीच संतुलन बनाए रखा। कभी अंग्रेजों से दोस्ती, कभी दुश्मनी, कभी निजाम से समझौता, हर कदम सोचा समझा। वे जानते थे कि अभी अंग्रेजों से सीधी टक्कर लेना खतरनाक होगा, इसलिए उन्होंने समय खरीदा और मराठों की शक्ति को जीवित रखा। लेकिन साम्राज्य का भाग्य हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहा। जब बाजीराव द्वितीय पेशवा बने, तब तक आंतरिक कलह और गद्दार नेताओं ने मराठों की जड़ों को कमजोर कर दिया था। बाजीराव द्वितीय अपनी जगह उतने सक्षम नहीं थे। अंग्रेजों ने इसे अवसर बनाया। 1775 में पहली बार मराठों और अंग्रेजों के बीच युद्ध छिड़ा। ये था पहला अंग्रेज मराठा युद्ध। मराठा सेना अभी भी बहादुर थी। उन्होंने गोरों को दिखा दिया कि भारत की मिट्टी पर वे आसानी से कदम नहीं रख सकते। कई जगह मराठों ने अंग्रेजों को परास्त किया, लेकिन अंग्रेज कोई साधारण दुश्मन नहीं थे। वे केवल तलवार से नहीं, कलम और चालाकी से भी लड़ते थे। उनके डिवाइड एंड रूल नीति धीरे धीरे असर दिखाने लगी। दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 में दिल्ली और आगरा अंग्रेजों के हाथ चले गए। अब वे सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, बल्कि शासक बन गए थे। मराठों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ से घिरते चले गए। और फिर आया निर्णायक पल। साल था 1817-1818। तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। मराठा योद्धाओं ने भी जमकर लड़ाई लड़ी। भीमा कोरेगांव की धरती पर खून की नदियां बहीं, लेकिन आधुनिक तोपखाने और संगठित सेना के सामने मराठों को भारी हानि उठानी पड़ी। 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। रायगढ़ और सतारा जैसे किले अब अंग्रेजों की छत्र छाया में चले गए। ये क्षण भारत के इतिहास का एक काला अध्याय था। शिवाजी महाराज की बनाई हुई गद्दी अब विदेशी सत्ता के हाथ में चली गई थी।
लोगों की आंखों से आंसू बहते थे, लेकिन दिल में आग जल रही थी। ये हार केवल राजनीति की हार थी, आत्मा की नहीं। मराठा साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन उसकी आत्मा जीवित रही। किसानों के बीच, सैनिकों के बीच, स्त्रियों के बीच, हर जगह ये विश्वास बचा रहा कि एक दिन ये धरती फिर आजाद होगी। इसी विरासत ने भारत की अगली पीढ़ी को प्रेरित किया। 1857 की क्रांति जब फूटी तो उसके पीछे मराठों की यही परंपरा थी। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, ये सब उसी मशाल के वाहक थे जिसे शिवाजी महाराज ने जलाया था। जब लक्ष्मीबाई ने झांसी में अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई तो लोगों ने कहा, ये तो नई शिवाजी है। मराठों ने भारत को सिर्फ तलवार की कला नहीं दी, उन्होंने ये भी सिखाया कि जनता की शक्ति ही असली साम्राज्य है। उन्होंने दिखाया कि कोई भी विदेशी ताकत, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर जनता एकजुट हो जाए तो उसे हराया जा सकता है। यही सोच आगे चलकर महात्मा गांधी के सत्याग्रह में भी दिखाई दी। यही भावना भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद में जगी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें तलवारों की चमक ही नहीं दिखती, बल्कि उस मिट्टी की खुशबू भी महसूस होती है जिसमें लाखों वीरों का खून मिला हुआ है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल किताबों में पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि हमारी रगों में दौड़ता हुआ खून है। शिवाजी महाराज से शुरू हुई ये गाथा संभाजी, ताराबाई, माधवराव, बाजीराव और अनगिनत गुमनाम वीरों से गुजरते हुए 1857 और फिर 1947 की आज़ादी तक पहुंचती है। ये केवल मराठों की कहानी नहीं, ये भारत की आत्मा की कहानी है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी बार गिरो, अगर तुम में साहस है तो तुम फिर उठोगे, और जब जनता उठती है तो साम्राज्य गिरते हैं। इसलिए आज भी जब महाराष्ट्र की धरती पर जय भवानी जय शिवाजी की गूंज सुनाई देती है तो वे केवल एक नारा नहीं होता, वे उस अमर आत्मा की आवाज होती है जिसने सदियों तक भारत को आजाद रखने के लिए लड़ाई लड़ी।